अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे BSIT फिफ्थ सेमेस्टर का। हमारे पास क्वेश्चन पेपर गिवन है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका कोर्स कोड है CC311। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के दरमियान हमने फर्क बताना है। तो अपनी आंसर शीट की तरफ चलते हैं। यह हमारे पास गिवन है कि किस तरह से लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर से डिफरेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो की पॉइंट है वो यही है, सिलेक्ट न्यू जॉब फॉर सिस्टम। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है ये क्या करता है, ये एक न्यू जॉब को सिलेक्ट करता है अपने सिस्टम के लिए। उसके बाद इसकी वर्किंग में आता है कि इट वर्क्स बिटवीन न्यू स्टेट एंड रेडी स्टेट। ये न्यू स्टेट और रेडी स्टेट के दरमियान ही काम करता है और ये डिसाइड करता है कि कितने प्रोसेसर जो है वो मेमोरी लेंगे। ठीक है, देन आ जाता है कि ये जो है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ये थोड़े लंबे अरसे के बाद ही रन हो सकता है। इसकी जो वर्किंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है और इसको हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं क्योंकि ये जॉब को लेता है, सेलेक्ट करता है अपने सिस्टम के लिए। इस वजह से हम इसको जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये जो है प्रोसेसर को लेता है डिस्क से मेमोरी की तरफ। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको डिस्क कहते हैं, उसको लेके आते हैं मेन मेमोरी की तरफ। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर से किस तरह से डिफरेंट है। इसमें सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है, सिलेक्ट रेडी प्रोसेस फॉर CPU। ये CPU के लिए प्रोसेस को जो है वो सिलेक्ट करता है और इसकी जो वर्किंग होती है वो रेडी और रनिंग स्टेज के दरमियान होती है। देन हमारे पास आ जाता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस अब रन होगा। मतलब इसमें प्रोसेस काउंटर कह सकते हैं हमारा लगा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक प्रोसेस रन हो गया, अब इसके बाद हम कौन से प्रोसेस को रन कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रन अगेन एंड अगेन। ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा शॉर्ट, मतलब इसकी जो वर्किंग होती है वो इजीली हम कर सकते हैं, इसलिए ये बार बार रन होता है। उसके बाद है वर्क वेरी फास्ट। इसकी जो वर्किंग है और स्पीड है वो भी बहुत जो है फास्ट होती है। हम इजीली जो है इसमें काम कर सकते हैं। इसको हम CPU स्केड्यूलर्स भी कहते हैं क्योंकि जो हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, जो हमारा प्रोसेस सिलेक्ट किया जा रहा है वो CPU के लिए ही किया जा रहा है, इस वजह से हम इसको CPU स्केड्यूलर भी कहते हैं। फिर आता है कि इट गिव्स CPU टू प्रोसेसर। ये प्रोसेसर्स को जो है वो CPU प्रोवाइड करता है। ये था हमारे पास डिफरेंस लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेमाफोर। सेमाफोर यूज करने के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये प्रिवेंट करता है रेस कंडीशन को। ठीक है, जब हमारे पास डेड लॉक की कंडीशन अकर हो रही होती है तो उसमें हमारे पास एक रेस कंडीशन आती है जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सेमाफोर्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ये हेल्प करता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में भी हमारे जो सेमाफोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल करता है असेस को कि ये रिसोर्सेज को किस तरह से शेयर करेगी। मतलब अनऑथराइज पर्सन इसको जो है असेस नहीं दे सकते। ये असेस कंट्रोल इस वजह से करता है ताकि रिसोर्सेज जो है वो सेफली शेयर हो सके। उसके बाद है ये सपोर्ट करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। देन एफिशिएंट फॉर प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। इसकी जो कोऑर्डिनेशन होती है प्रोसेसेस के दरमियान वो एक एफिशिएंट वे में होती है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है कि ये अवॉइड करता है डाटा इनकंसिस्टेंसी को, ताकि एक ही जो डाटा है मतलब एक ही जगह डाटा की भीड़ ना लग सके, इस चीज़ को भी बचाता है। फिर अगेन हमारे पास आता है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक हमारे पास 4 कंडीशंस की वजह से होता है और सेमाफोर जब हम अप्लाई करेंगे तो इसका एडवांटेज एक ये भी है कि ये डेडलॉक को प्रिवेंट करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कोड गिवन है जो हमें बताता है कि इसका सोल्यूशन हमने देखना है। डिनाइंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है ये, जिसमें हमारे पास सबसे पहले उसने ये कोड दिया हुआ है। इस कोड का एनालिसिस करके हम बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये भी हम अपने आंसर शीट पर देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है। इधर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड। हमने बताना है कि इस जो कोड है इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताना है कि इसमें जो है यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि ये है कि इसमें एक जो फिलोसफर है वो रिवर्स ऑर्डर को जो है वो अप्लाई नहीं करते।
एक जो फिलोसफर है उसने चॉपस्टिक उठाई हुई है तो वो उसको जो है अपने पहले लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को उठाएगा, उसके बाद वो राइट वाली पे जाएगा। इसी कंडीशन की वजह से उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, हमने उन्हीं को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कि हम ब्रेक करेंगे सर्कुलर वेट को बाय वन सिंपल सोल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि मेक वन फिलोसफर पिक चॉपस्टिक्स इन रिवर्स ऑर्डर, कि हम उसको कहेंगे कि वो रिवर्स ऑर्डर में जो है वो अपनी चॉपस्टिक्स को उठाए। वी कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग काउंटिंग सेमाफोर। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि सेमाफोर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, जब हम काउंटिंग सेमाफोर को यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास एक रूम है जिसमें हमारे पास फिलोसफर जो है वो मौजूद है, उसकी इनिशियलाइजेशन स्टेट जो है वो हमारे पास 4 है। So 4 philosophers can try to eat at the same time. 4 फिलोसफर सेम टाइम पे हमारे पास जो चॉपस्टिक है उसके साथ खाना खाएंगे। दिस ब्रेक्स द सर्कुलर वेट एंड प्रिवेंट्स डेडलॉक। ये कंडीशन जो है हमारे पास जो है सर्कुलर वेट को जो है वो ब्रेक करेगी और डेडलॉक से हमें प्रिवेंट करेगी। इसके कोड को अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करेगा। कोड हमारे पास गिवन है कि सबसे पहले एक वेटिंग का जो उन्होंने कंडीशन बनाई हुई है कि रूम में है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रूम 4 हमने उसको कहा हुआ है। ठीक है, और इसमें वेट क्या हो रहा है कि चॉपस्टिक जो है वो आई उसने उसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन दोबारा से लगाई है कि जिसमें वेट चॉपस्टिक कार्य होंगे 1+1 i+1 और उसका मॉड्यूलस जो है लिया हुआ है 5 के साथ। देन हमारे पास एक सिग्नल आएगा, सिग्नल में यही है कि चॉपस्टिक को हमने जो पहली कंडीशन लगाई थी वो अगेन इसमें अप्लाई करेंगे और अपनी जो सेकंड वाली कंडीशन है उसके साथ उसको देखेंगे और उसका जो सिग्नल है वो अगेन हमारे पास रूम के कंडीशन में आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है मेन कोड होगा जिसको हम इम्प्रूव करने के बाद लिखेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, व्हाट डज इट मीन बाय डिस्पैच लैटिसी। डिस्पैच लैटिसी के साथ हमने बताना है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है। ठीक है, तो हम अपनी आंसर शीट को दोबारा से ओपन करते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन या ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कि एक स्टेट को सेव करता है और दूसरी जो एक प्रोसेस में एक स्टेट को जो है वो सेव करता है और दूसरी स्टेट को वो लोड कर रहा होता है। ठीक है, ताकि वो किसी और प्रोसेस को जो है वो लोड कर सके। ये सीपीयू को जो है स्विच कर सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ, यही हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है कहलाती है। इसके बाद हमारे पास था डिस्पैच की कंडीशन। डिस्पैच लैटिसी हमने बताना था। डिस्पैच लैटिसी में हमारे पास क्या होता है कि ये एक टाइम होता है जो कि एक प्रोसेस से दूसरे एक प्रोसेस को रोकने के लिए अप्लाई किया जाता है ताकि दूसरा प्रोसेस जो है वो उसकी जगह लोड हो सके सीपीयू में। तो डिस्पैच लैटिसी हमारे पास यही होती है कि एक प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा ताकि हम दूसरे प्रोसेस को जो है वो सीपीयू की तरफ लोड कर सकें। ये हमारे पास था डिस्पैच लैटिसी एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज द रेस कंडीशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमने रेस कंडीशन बतानी है और उसके एक एग्जांपल साथ उसकी वजाहत करनी है। रेस कंडीशन में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये तब अकर होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो असेस या अपडेट हो रहे होते हैं और डाटा को शेयर कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो रिजल्ट होता है फाइनल वो यही होता है कि जो पहले प्रोसेस रन हुआ है उस पर ही उसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर होता है। अगर हम इसको रीड करें, रेस कंडीशन अकर्स व्हेन 2 और मोर प्रोसेसेस असेस एंड अपडेट शेयर डाटा एट द सेम टाइम एंड द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन विच प्रोसेस रन्स फर्स्ट। ठीक है, कि ये जो है रेस कंडीशन इसमें डाटा जो है वो शेयर हो रहा होता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान, लेकिन जो इसका फाइनल रिजल्ट होता है वो इसी पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा जो हमारे पास प्रोसेस था वो पहले रन हुआ है उसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे। ठीक है, फिर हमारे पास इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है 2 प्रोसेसर यूजिंग शेयर वेरिएबल जो कि हमारे पास काउंट 5 है। ठीक है, इसमें अगर हम P1 को देखें, P1 में हमने क्या लिया है इंट x और उसको हमने काउंट के इक्वल कर दिया और इधर हमने जो वेरिएबल लिया है वो इंट y और उसको इज इक्वल टू काउंट कर दिया है। इधर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं x++ का और इधर डिक्रीमेंट कर रहे हैं y-। ठीक है, इसके बाद हमने स्लीप की कंडीशन लगाई और उसमें 1 जो है हमने असाइन कर दिया उसको। इसके बाद इधर भी सेम वर्किंग हो रही है, इसमें हमने काउंट इज इक्वल टू x कर दिया और इधर काउंट इज इक्वल टू y कर दिया और ये हमारी एग्जांपल थी हमारी रन कंडीशन की। इफ P1 रन्स फर्स्ट देन द रिजल्ट इज काउंट 6, कि अगर P1 जो है वो पहले रन करेगा तो इसका जो रिजल्ट होगा फाइनल वो 6 होगा। अदरवाइज अगर P2 जो है वो पहले रन करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा काउंट 4 सॉरी। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर पे ही डिपेंड कर रहा है कि कौन सी कंडीशन हमारे पास पहले एग्जाम्पल जो है वो एग्जीक्यूट होगी और उसका फाइनल रिजल्ट फिर ही हमें पता चलेगा कि वो 6 है या 4 है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कंसीडर करना है लॉजिकल एड्रेस को जिसकी स्पेसिस हमारे पास 64 पेजेस हैं और उसकी जो बाइट्स हैं वो 2048 हैं, ठीक है, और ये मैप्ड होती हैं फिजिकल मेमोरी जिसकी 32 फ्रेम्स है हमारे पास। इसमें जो हमने पहले देखना है वो है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द लॉजिकल एड्रेस। द सेकंड कंडीशन हमारे पास है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द फिजिकल एड्रेस, और एंड वाला हमारे पास है कि कितनी जो है बिट्स हमें नीड होंगी ऑफसेट के लिए। इसके आंसर का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं और चलते हैं अपनी आंसर शीट की तरफ। सबसे पहले हम अपने डाटा को रेंज फॉर्म में लिखेंगे, लॉजिकल एड्रेस लिखेंगे, पेज साइज लिखेंगे और उसकी फिजिकल मेमोरी लिखेंगे। लॉजिकल एड्रेस है हमारे पास 64 पेजेस उन्होंने बताए हुए हैं और पेज साइज जो है वो हमारे पास 2048 बाइट्स का है और इसकी जो फिजिकल मेमोरी है वो उन्होंने 32 फ्रेम्स बताई हुई है। ये हमारे पास क्वेश्चन में सारा डाटा गिवन है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास कितने बाइट्स हैं। तो पेजेस को अगर हम देखें तो वो हमारे पास 64 थे। अगर हम उनको एज अ पावर में लिखें तो हमारे पास 2⁻6 आता है और उनकी पेज नंबर की जो टोटल बाइट्स आती हैं वो हमारे पास 6 आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम ऑफसेट्स को देखें, ऑफसेट्स हमारे पास 2048 है, इनको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 11 हमारे पास इसके ऑफसेट्स की बाइट्स आएंगी, ठीक है। देन हमारे पास लॉजिकल एड्रेस, हम इसकी 6 और 11 को ऐड करेंगे और हमारे पास जो फाइनल इसका रिजल्ट आएगा वो 17 बिट्स होगी जो कि लॉजिकल एड्रेस की होंगी। इसके बाद हम फिजिकल एड्रेस को देख लेते हैं। फिजिकल एड्रेस में हमारे पास गिवन है फ्रेम्स की जो हमारे पास टोटल उनकी वैल्यूज थी वो 32 उन्होंने दी हुई थी और अगर इसको हम पावर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 2⁻5 आता है और इसकी जो बिट्स होंगी हमारे पास वो टोटल आएंगी हमारे पास 5 जो कि उसकी पावर होगी। इसी तरह ऑफसेट को अगर हम निकालें तो सेकंड वाला जो हमारे पास था इसमें हमने ऑफसेट 11 बिट्स बताई थी। अगेन हम उसी को कंसीडर कर लेंगे और फिजिकल एड्रेस के लिए दोनों को ऐड कर देंगे और अपना जो है फाइनल रिजल्ट हम लिख देंगे। देन हमारे पास बिट्स नीडेड फॉर ऑफसेट है, उसमें हम ऑफसेट जो है वो 2048 है जो कि हमने पावर की फॉर्म में जब लिखी तो हमारे पास 2⁻11 आया। ऑफसेट की बिट्स हमारे पास देन टोटल जो आई वो उसकी पावर यानी कि 11 बिट्स हो गई। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उन्हें देख लेते हैं कि वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे, उनको भी स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस उनका कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, कंसीडर अ सिस्टम where a size of physical frame is 16 bytes and the virtual addresses of the process is 6 bytes in size. The program generates following 20 virtual addresses refers as it runs. और इसको हमने कन्वर्ट करना है the virtual address into page numbers and offsets, ठीक है। ये टेबल हमारे पास गिवन है जिसमें हमारे पास virtual addresses उन्होंने दिए हुए हैं, इनको अब हमने पेज नंबर एंड ऑफसेट में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो चलिए अपनी आंसर शीट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने फ्रेम साइज बताना है। फ्रेम साइज की उन्होंने हमें वैल्यू जो दी हुई है वो 16 है। जब हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा और बाइट्स निकाली तो 2⁻4 इसकी जो है हमारे पास वैल्यू आ गई और ऑफसेट्स की बाइट्स हमने उसकी 4 कंसीडर कर ली, ठीक है, और इसकी जो रेंज है हमारे पास वो 0 से 15 होगी। इसी तरह वर्चुअल एड्रेसेस जो है उनकी जो उन्होंने बाइट्स बताई हैं वो 6 बाइट्स हैं टोटल हमारे पास। जब इसको हमने जो है इसको किया अपनी पावर्स की फॉर्म में तो हमारे पास 64 इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको मज़ीद इसका एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि पेज साइज का जो फ्रेम है हमारे पास वो हमें पता है और ऑफसेट उसकी जो बिट्स हमने निकाली है वो 4 बाइट्स हमने निकाली थी। अगर हम दोनों को मैच करें तो वर्चुअल की जो एड्रेसेस था वो हमारे पास 6 बाइट्स थी और रिमेनिंग बिट्स यानी कि हमारे पास ऑफसेट्स की वो 4 थी। जब हमने इन दोनों को जो है सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया, ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है पेज नंबर को, ठीक है। देन हमारे पास आ गया वी हैव टू फाइंड पेज नंबर्स एंड पेज ऑफसेट्स टू गिव वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उन लोगों ने पेज एड्रेस पेज नंबर एंड ऑफसेट्स दोनों का कहा हुआ है कि दोनों हमने जो है वो कन्वर्ट करना है अपने वर्चुअल एड्रेसेस को इसमें ऑफसेट्स में एंड पेज साइज में या पेज नंबर्स में। नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वर्चुअल एड्रेसेस को पेज नंबर एंड ऑफसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने कैलकुलेशन की हुई है जिसमें पेज नंबर हमने जो है सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आया था 2 बाइट्स का। 2 बाइट्स को जब हमने पावर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास 4 आ गया उसका आंसर और इसकी रेंज हमने जो बताई हुई है पेज नंबर की वो 0 से 3 है। ऑफसेट की अगर हम बात करें तो ऑफसेट हमारे पास 4 बाइट्स निकला था जिसके हमने अगेन इसको पावर की फॉर्म में लिखा तो हमारे पास 16 ऑफसेट्स इसके आ गए, ठीक है। अब हमने इनको वर्चुअल एड्रेसेस से पेज नंबर एंड ऑफसेट्स में जब कन्वर्ट करना है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास होगा वर्चुअल एड्रेसेस डिवाइडेड बाय 16 और ऑफसेट
ऑफसेट का जो फार्मूला हमारे पास होगा वो उसमें हम करेंगे वर्चुअल एड्रेसेस मोड 16। देन हमारे पास पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट जो है इसके आ जाएंगे। 1 बाय 1 हमने जब वैल्यूज पुट करके अपना इसका एनालिसिस किया बाय अप्लाइंग फार्मूला तो हमारे पास क्या आया, पहले हमारे पास वर्चुअल एड्रेस जो था वो 0 था। जब हमने इस पे पेज नंबर का फार्मूला लगाया तो हमारे पास इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ गया एंड पेज ऑफसेट भी हमारे पास 0 आ गया। अगेन जब हमने दोबारा से जब हमने उसका फार्मूला लगाया वर्चुअल एड्रेस डिवाइडेड बाय 16 का, तो 1 के साथ जब हमने किया तो पेज नंबर हमारे पास 0 आ गया। और जब हमने ऑफसेट के लिए वर्चुअल एड्रेस मोड 16 का लगाया तो हमारे पास 1 उसका आंसर आ गया। इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे जो हमारे पास पेजेस होंगे उनके हम वर्चुअल एड्रेसेस होंगे उनके हम जो है फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है वो आता जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है फार्मूला अप्लाई करने के साथ ही हमारे पास इसके सोल्यूशंस जो है आएंगे। पेज नंबर भी हमारा इसी तरह आएगा और पेज ऑफसेट्स भी इसी तरह से फार्मूला अप्लाई करने से निकलेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास होगा। ये जी है हमारे पास सेकंड इसका लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें कंसीडर अ सिस्टम विद 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टेप ड्राइवर्स है, प्लॉटर्स हैं, स्कैनर्स हैं एंड CD रोम्स हैं। देयर आर 4, 2, 3 एंड 1 इंस्टेंसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। इन सब के हमारे पास जो इंस्टेंसेस हैं वो ये गिवन हुए हैं हमारे पास। उसके बाद करंटली सिस्टम्स हैव 2 टेप ड्राइवर्स एंड 1 प्लॉटर अवेलेबल। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने जो गिवन डाटा वो हमें दिया हुआ है। इसको अगर हम इसमें अप्लाई करके देखें अपने गैंट चार्ट में तो हमें क्या इसका सोल्यूशन मिलता है वो भी हम देख लेते हैं अपनी आंसर शीट से। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी आंसर शीट की तरफ। आंसर की तरफ जब हम आए तो हमारे पास जो डाटा गिवन था जैसे कि टेप ड्राइवर हो गया, प्लॉटर था, स्कैनर एंड CD रोम्स, इनको हमने जो है ABCD इनके जो है इक्वल हमने इनको लेट कर लिया। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमारे पास गैंट चार्ट मौजूद था, जिसमें हमारे पास प्रोसेसर गिवन थे P1, P2 एंड P3। इनमें जब हमने एलोकेशन का टेबल बनाया तो हमारे पास ये सारा डाटा आया। जब हमने मैक्स नीड का बनाया तो हमारे पास ये सारा डाटा आया। अवेलेबल रेंजेस जो हमारे पास थी वो हमने लिखी एंड रिमेनिंग रेंजेस को हमने लिख लिया। इन सबको जब हमने गैंट चार्ट से देखा और इसमें देखा कि P3 जो है वो रन कर रहा है, अगर फर्स्ट टाइम वो रन करेगा तो P3 की जो फिनिशेस होंगी वो रिलीज होंगी एलोकेशन की तरफ, जो कि हमारे पास 0, 1, 2, 3 है, जो कि ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इनको जब हम न्यू अवेलेबल के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू रिजल्ट आएगा वो होगा 2220। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है रिजल्ट आएगा न्यू अवेलेबल के साथ जब हमने P3 को सॉल्व किया। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया हुआ है कि आफ्टर P3 फिनिशेस, जब हमारे पास P3 प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा तो देयर इज स्टिल नॉट इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एनी रिमेनिंग नीड। जब हमने P3 को जो है वो कंप्लीट कर लिया और वो फिनिश हो गया तो उसके लिए हमारे पास अब कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं बचा कि हम P1 या P2 को मजीद इसका जो है रिमेनिंग नीड को देखें। तो इसके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि सिस्टम इज नॉट सेफ इन दिस स्टेट। ठीक है, कि जो हमारा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी सेटिस्फाई आंसर इसका नहीं आया। नेक्स्ट हम अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन पेपर से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये जी हमारे पास लास्ट हमारा क्वेश्चन पेपर गिवन है जिसमें उन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टास्क लेवल पैरेललिज्म एंड डाटा लेवल पैरेललिज्म, और इसको एग्जांपल्स के साथ हमने बताना है। तो अपनी आंसर शीट की तरफ वापस चलते हैं जिसमें हमारे पास डिटेल आंसर हमने लिखा हुआ है जो कि है टास्क लेवल पैरेललिज्म एंड डाटा लेवल पैरेललिज्म। टास्क लेवल पैरेललिज्म में सबसे पहले माना जाता है कि ये डिफरेंट टास्क जो है वो रन करता है सेम टाइम पे। ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम में हम डिफरेंट टास्क को जो है सेम टाइम पे इसमें रन कर सकते हैं। देन ये फोकस करता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो टास्क पे होता है और इसकी जो परफॉर्म करता है ये डिफरेंट ऑपरेशन पे करता है। टास्किंग जो अपनी अप्लाई करता है वो डिफरेंट ऑपरेशंस पे करता है और इसको जो है मल्टीटास्किंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम डाटा लेवल को देखें, डाटा लेवल में हमारे पास है ये सेम टास्क रन करता है लेकिन मैनी डाटा आइटम्स को जो है वो यूज करके सेम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है ये फोकस करता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो डाटा पे होता है। टास्क लेवल पैरेललिज्म का जो मेन फोकस होगा वो टास्क पे होगा और जो डाटा लेवल पैरेललिज्म होगा इसका मेन फोकस डाटा पे होगा। और इसकी जो फंक्शनैलिटी अगर हम देखें तो ये सेम फंक्शंस या ऑपरेशन परफॉर्म करता है बार बार। ठीक है, रिपीटेडली कंडीशन इसमें अप्लाई की जाती है और इसको अगर हम देखें तो ये डाटा इंटेंसिवली यूज कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है मजीद इसके डिफरेंसेस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
टास्क लेवल पैरेललिज्म में स्केजुलिंग उसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की स्केजुलिंग इंपॉर्टेंट होगी, और जो हमारे पास डाटा लेवल पैरेललिज्म होगा इसमें हार्डवेयर सपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। इसमें जो डिफरेंट हमारे पास सीपीयूज होते हैं वो कोर जो है वो रन कर रही होती है डिफरेंट प्रोग्राम्स को, जबकि हमारे पास डाटा लेवल पैरेललिज्म में सीपीयू जीपीयू जो है वो एक इंस्ट्रक्शंस को बहुत से डाटा आइटम्स पे जो है वो रन कर सकता है। हमारे पास टास्क लेवल पैरेललिज्म में आ जाता है कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें अकर हो सकती है, जबकि हमारे पास डाटा लेवल पैरेललिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें अकर नहीं होती, ठीक है। और ये जो है इम्प्रूव करता है हमारे सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस को, और जो डाटा लेवल पैरेललिज्म है ये प्रोसेसिंग स्पीड्स को इम्प्रूव करता है। टास्क लेवल पैरेललिज्म की अगेन अगर हम बात करते हैं, ये टास्क को इंडिपेंडेंट बनाता है ताकि वो एक दूसरे पे डिपेंड किए बगैर जो है अपनी परफॉर्मिंग जो है वो परफॉर्म करते रहें। और डाटा लेवल पैरेललिज्म जो होता है वो क्या करता है, वो डाटा आइटम्स को जो है वो सिमिलर बनाता है नेचर वाइज, ठीक है। एग्जांपल्स को अब हम देख लेते हैं। टास्क लेवल पैरेललिज्म में है कि अगर एक हमारे पास स्मार्टफोन है उसमें हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, एक फाइल डेवलप कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट टास्क हैं वो एक ही वक्त में जो है वो रन हो रहे हैं एक ही सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है टीएलपी यानी टास्क लेवल पैरेललिज्म की। दूसरी तरफ अगर हम डाटा लेवल पैरेललिज्म को देखें तो इसमें हमारे पास दो नंबर्स या दो अरेज को हमने ऐड करना है। एक अरे हमारे पास है ए और दूसरी अरे हमारे पास है बी। इनमें अगर हम वेरिएबल्स या इंटीजर्स को देखें तो ए के जो इंटीजर्स हैं वो है 1 2 3 4 एंड बी के इंटीजर्स हैं 5 6 7 8, ठीक है। अब रिजल्ट हमारे पास क्या है, हमने इन दोनों को जो है वो ऐड करना है, तो ऑपरेशन जो हमारे पास अप्लाई होगा वो होगा प्लस का, ठीक है। तो जब हमने 1 को 5 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 2 को जब 6 के साथ किया तो 8 आ गया, 3 को 7 के साथ किया तो 10 आ गया, और 4 को जब हमने 8 के साथ ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया। ये हमारे पास इसका जो है फाइनल रिजल्ट था जब हमने एक ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो अगर हम नेक्स्ट पे देखें तो द सेम ऑपरेशन अप्लाइड इन दी अप्लाइड टू मैनी डाटा आइटम्स एट वंस। जो हमारे पास ये डाटा आइटम थे वो डिफरेंट थे और इन दोनों पे हमने सेम ही टाइम में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास एग्जांपल थी डाटा लेवल पैरेललिज्म की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।